अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 4 जिसमें हम डिस्कस करने लगे हैं स्टिचोमेट्री के बारे में। तो इस चैप्टर में जिन बातों को हम डिस्कस करेंगे उसमें हम स्टिचोमेट्री की डेफिनेशन और इसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, स्टिचोमेट्री के फ़वाइद पढ़ेंगे, एलिमेंट्स कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल फार्मूले की मदद से वो पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम कुछ चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे और उनसे मिलके कैसे एक आयोनिक कंपाउंड बनता है वो पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम कुछ कन्वर्जन्स पढ़ेंगे कि कैसे हम स्ट्रक्चर फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं, या हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला हो तो कैसे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं, मोलर मास क्या होता है उसको कैसे निकाल सकते हैं, इक्वेशंस को यूज़ करके कैसे एक प्रोडक्ट की अमाउंट मेजर कर सकते हैं, और लास्ट पे हम इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर हमारा काफ़ी लेंथी होने वाला है, तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये हमारे जो 4 चैप्टर हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और इसको हमने कंपाइल किया है अपने नोट्सों की सूरत में, जिसकी प्राइस आप देख रहे हैं। और अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इस नोट्स में आपको तमाम जो बुक के जो इस चैप्टर हैं पहले 4 उसके आपको इजी वर्डिंग में नोट्स मिलेंगे, और इसके साथ साथ इसमें लॉन्ग क्वेश्चन हेडिंग वाइज डायग्राम, और लॉन्ग के साथ साथ अगर उसमें कोई शॉर्ट बन रहा है तो वो भी मेंशन हुआ है। और इसके साथ साथ जो पॉइंट हर चैप्टर के लास्ट पे दिए गए हैं ताकि आप उनको याद करके अपने MCQs के नंबर भी परफेक्ट कर लें। और अब हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, स्टिचोमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है। तो याद रखिएगा ये मेरे पास एक रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में ये चीज़ बन रही है और ये दोनों मिल रहे हैं तो तब ये चीज़ बनी है, ठीक है। तो अब स्टिचोमेट्री क्या है, ये हमें बताती है कि आपने कैलकुलेट करना है कि इसको बनाने के लिए, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाने के लिए ये दोनों रिएक्टेंट कितने चाहिए, या अगर मेरे पास ये दोनों पड़े हुए हैं जितनी इनकी अमाउंट है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बनेगा ये हमें बताएगा। तो स्टिचोमेट्री क्या है, ये एक केमिस्ट्री की ब्रांच है विच हेल्प अस टू कैलकुलेट, जो हमारी मदद करती है कि हम कैलकुलेट कर सकें किसको, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को, ये जो जिनसे चीज़ें बनती हैं मिलने से वो रिएक्टेंट होते हैं, ये रिएक्टेंट एरो के इस तरफ जो होते हैं, एंड प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कितना बनेगा उसको कैलकुलेट करेंगे किस में, यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करके, ठीक है। अगर ये रिएक्टेंट है और जो एरो की इस तरफ है इनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि स्टिचोमेट्री की बेस किस पे है। तो इट बी बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस पे डिपेंड करती है, जिसकी कुछ स्टेटमेंट इस तरह है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड, कि आप मैटर को ना बना सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देयरफॉर, तो इस वजह से क्या होता है कि टोटल अमाउंट जो होती है रिएक्टेंट की वो हमेशा बराबर होती है टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आप ये जो साथ इसके लिखे होते हैं ना कि आपने कार्बन कितना लेना है 2 मोल, तो ये जो साथ हम वर्ड, ये जो डिजिट यूज़ कर रहे हैं इनको हम मोल भी कहते हैं और इनको स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट भी कहते हैं। और ये हमें बता रहे होते हैं कि हमने कौन सी रेशो लेनी है रिएक्टेंट की और कौन सी रेशो हमारे पास बनेगी प्रोडक्ट की। इस रिएक्शन जो दिया हुआ इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें रेशो है कार्बन की 2 है और ऑक्सीजन की 1 है। तो 2:1 अगर दूंगा तो इधर से 2 मॉलिक्यूल बनेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के। तो डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इट इज़ यूज्ड इन बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में इस्तेमाल होती है और क्या करती है, प्रोवाइड द मोल रेशो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान मोल रेशो बताती है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है। नेक्स्ट, अब स्टिचोमेट्री का फ़ायदा क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो स्टिचोमेट्री जो है ये इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, ठीक है। क्या करने के लिए, टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कि आप जितनी चीज़ बनाना चाहते हो ना उसके लिए आपको
रिएक्टेंट यानी जो चीज़ जिससे बननी है वो कितनी लेनी पड़ेगी। जैसे अगर आप 5 कप चाय के बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपने चीनी कितनी लेनी है, दूध कितना लेना है, पानी कितना ऐड करना है, पत्ती कितनी डालनी है उसमें। तो ये सारी जो कैलकुलेशन आप करेंगे ये सारी स्टिचोमेट्री के थ्रू होती है। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल फार्मूला के रिलेटेड। तो केमिकल फार्मूला पढ़ाने से पहले मैं आपको ना एक फार्मूला बताऊंगा, इम्पीरिकल फार्मूला। इम्पीरिकल फार्मूला क्या होता है, कोई भी आप फार्मूला लिखते हो ना तो उसकी सिंपल फॉर्म को इम्पीरिकल फार्मूला कहते हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दो तरह से चीज़ें हैं सब्सटेंस में। एक तो एलिमेंट जो होता है ये दो तरह का होता है। एक पाया जाता है ये एग्रीगेट की फॉर्म में यानी एटम की एग्रीगेट की फॉर्म में, और एक होता है मॉलिक्यूल की फॉर्म में। अगर ये एग्रीगेट की फॉर्म में होगा तो इसमें एग्जांपल होगी सोडियम, कैल्शियम, आयरन, जो ये आयरन वगैरह मेटल वगैरह हैं। और मॉलिक्यूल की फॉर्म में कौन सा होगा, N2O2 H2, ये सारे मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाए जाते हैं। और उसके बाद कंपाउंड जो है ये भी दो तरह का होता है, एक है आयोनिक और एक होता है कोवलेंट। आयोनिक की एग्जांपल में CaCl2 NaCl और कोवलेंट में HCl HF। ठीक है, अब कंपाउंड मैंने कहा है दो तरह का है, आयोनिक और कोवलेंट, और इनके अपने अपने फार्मूले होते हैं। ये मैंने फार्मूले दोनों के मेंशन कर दिए हैं। अब ये जो फार्मूले इनके हैं ना, आयोनिक कंपाउंड के फार्मूले कहेंगे फार्मूला यूनिट और कोवलेंट के कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को जब हम सिंपल बना देंगे तो जो हमें फार्मूला मिलेगा उसको हम कहेंगे इम्पीरिकल फार्मूला। जैसे एग्जांपल में देखें कि ये आयोनिक कंपाउंड जो है ना, इनको हम सिंपल कर ही नहीं सकते, ये पहले ही सिंपल हुए होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनका फार्मूला यूनिट होगा वही उनका इम्पीरिकल फार्मूला भी होगा। ठीक है, इनको हम सिंपल नहीं कर सकते। मैंने कहा अगर सिंपल करते हैं तो वो आपके पास क्या होता है, इम्पीरिकल फार्मूला होता है। तो ये पहले ही सिंपल हुए होते हैं। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड दो तरह के होते हैं, ये कुछ तो पहले सिंपल हुए होते हैं लेकिन कुछ सिंपल नहीं हुए होते। तो एक डिफरेंट तरह के होते हैं और एक सेम होते हैं। तो डिफरेंट में देखें ये C6H6, ये पहले ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और अब अगर मैं इसका सिंपल बनाऊंगा तो वो होगा इम्पीरिकल फार्मूला। अब सिंपल कैसे बनाऊंगा, ये दोनों कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, तो एक ऐसा डिजिट यूज़ करूंगा जो इन दोनों को डिवाइड कर दे पूरा पूरा। तो 6 1s are 6 और 6 1s are 6, मैंने 6 पे दोनों को डिवाइड किया। तो अब जो रेशो बनी है वो क्या है, कार्बन एक रह गया और हाइड्रोजन भी एक रह गया है। तो अब ये जो बनेगा CH, ये इसका क्या होगा, इम्पीरिकल फार्मूला होगा, जो सिंपल फार्मूला बन रहा है। इसी तरह ग्लूकोज और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी बनेगा। लेकिन जो वाटर है उसका इम्पीरिकल फार्मूला भी वही होता है और केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला भी, कार्बन डाइऑक्साइड का भी वही होता है। अब ये देखिए ना आप, C6H6 का इम्पीरिकल फार्मूला निकला है CH, और ये जो दूसरा है उसका क्या निकला है CH2O। इसको भी हम 6 पे डिवाइड करेंगे। 6 1s are 6, 6 2s are 12 और उसके बाद 6 1s are 6। तो इसमें रेशो क्या बनेगी, C1H2O1। तो ये क्या होगा, इम्पीरिकल फार्मूला होगा ग्लूकोज का, और ये इधर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का HO। लेकिन ये जो मैंने बनाया है ना H2O, ये डिवाइड नहीं होते। देखो ना, ये 2 है और इधर 1 है। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 और 1 को इकट्ठा डिवाइड करे। तो ये इनका इम्पीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। वो आगे एक शॉर्ट भी आएगा तब हम इसको डील करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि इम्पीरिकल फार्मूले की डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। द फार्मूला विच शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, जो क्या बताए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताए, किन की, एटम्स की। ठीक है, और ये एटम किस में हो, प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। जो एक कंपाउंड में एटम पाए जाते हैं उनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जो होती है ना, उससे जो फार्मूला हमें मिलता है उसको हम कहते हैं इम्पीरिकल फार्मूला। ठीक है, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया है कि मेरे पास अगर C6 हो और H6 हो, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास दोनों 6 पे डिवाइड होके एक C बच जाएगा और दूसरा H बच जाएगा। तो अब ये जो चीज़ बनी है ना, इसको मैं कहूँगा ये इसका इम्पीरिकल फार्मूला है, और जिससे बनाई है वो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। नेक्स्ट ऐसे कुछ कंपाउंड हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इम्पीरिकल फार्मूला।
तो सिंस एम्पिरिकल फार्मूला ये सिंपलेस्ट रेशो होती है, इस वजह से ये पॉसिबल है कि सम कंपाउंड्स में हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला, उनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल में देखिए बेंजीन C6H6 और एसिटाइलिन इसका भी C2H2 होता है, लेकिन जब दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये 6 पे डिवाइड होके बचता है CH, और एसिटाइलिन का भी 2 पे डिवाइड होके CH ही बचता है। तो दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, सेम ही है CH, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कि 3 ऐसे कंपाउंड्स का नाम बताना है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला एक जैसा हो। तो मेरे पास बेंजीन है, सॉरी एक जैसा नहीं, डिफरेंट होना चाहिए। तो बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूलर इसका C6H6 है और एम्पिरिकल इसका CH है, ठीक है। इसी तरह एसिटाइलिन, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, CH बनेगा और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2 है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, HO। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल फार्मूला ऑफ एलिमेंट एंड दैट ऑफ कंपाउंड, कि केमिकल फार्मूला एलिमेंट का क्या होता है और कंपाउंड का क्या होता है। तो डिफरेंस है दोनों में कि फार्मूला विच रिप्रेजेंट द सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, अगर सब्सटेंस एक ही टाइप ऑफ एटम से बने होंगे तो जो फार्मूला बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, केमिकल फार्मूला ऑफ एलिमेंट, जैसे कि हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लेकिन फार्मूला विच रिप्रेजेंट अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, अगर एक सब्सटेंस 2 या 2 से ज़्यादा टाइप ऑफ एटम से मिल के बना हुआ है तो उससे जो फार्मूला उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होगा वो केमिकल फार्मूला होगा, किसका, कंपाउंड का। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड। तो अब ये बाइनरी क्या होते हैं, बाइनरी का मतलब होता है 2, यानी ऐसे आयोनिक कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ 2 तरह के एटम होंगे, 2 एटम नहीं कह रहा, 2 किस्म के एटम होंगे, ठीक है। तो पहले इनको याद करने से पहले आपको कुछ चार्जेस आने चाहिए कि H के ऊपर +1 होता है, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, सॉरी। तो ये चार्ज आपने याद कर लेने हैं। तो इनसे आपको क्या होगा, आपको फार्मूला बनाना आएगा। बुक एक्सरसाइज में भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको नाम दिया जाएगा लिथियम ऑक्साइड, तो आपने उसका फार्मूला राइट करना है। तो इसको कैसे राइट करना है, पहला स्टेप ये होता है कि आपने उनके सिंबल लिखने हैं, पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव वाला भी नाम से। ये जो पहला होता है वो होता है पॉजिटिव और जो दूसरा होता है नाम में वो होता है नेगेटिव। तो ये लिथियम, इसका पहले सिंबल लिखेंगे, वो होगा Li, और उसके ऊपर उसका चार्ज भी लिखेंगे। वो चार्ज कहाँ से करेंगे, वो हमने यहाँ से याद करना है। ये लिथियम है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, +1। तो मैं इसको राइट करता हूँ, लिथियम +1 है और एनाइन में जो ऑक्सीजन है ऑक्साइड उसके ऊपर -2 है। ये पहले लिख लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, ये 2 को उठा के इसके नीचे करके लेके आ जाना और इस 1 को उठा के इधर लेके आ जाना है, O के नीचे। क्रॉस एक्सचेंज मेथड इसको कहते हैं। इधर वाले का चार्ज उठा के पहले वाले के नीचे सबस्क्रिप्ट में, और पहले वाले का चार्ज उठा के दूसरे वाले के नीचे, और प्लस माइनस दरमियान में से कट कर देना है। तो ये Li और O, तो यहाँ पे इसका 2 उठ के जब इधर आएगा तो Li2 बन जाएगा, साथ माइनस नहीं लगाना, मैंने कहा साइन ख़त्म कर देने हैं। और ये क्या हो जाएगा, ये 1। तो हम 1 लिखे या ना लिखे उसका कोई नहीं होता। तो ये फार्मूला क्या बनेगा, Li2O। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कैसे फार्मूला बनेगा, सेम उसी तरह। एल्यूमिनियम होता है +3 वाला, एनाइन इसमें ऑक्साइड होता है -2। तो ये उठ के आपके पास इसके नीचे और ये उसके नीचे, तो Al2O3 फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम नाइट्राइड, उसका फार्मूला मैग्नीशियम पे +2 होता है और नाइट्राइड पे -3। अब ये -3 जो होता है ये आ जाता है इधर मैग्नीशियम की तरफ, और मैग्नीशियम के ऊपर जो +2 है वो किस पे आ जाएगा, सोडियम के, सॉरी नाइट्रोजन के नीचे। तो ये बनेगा मैग्नीशियम Mg3 और N2। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है कि एम्पिरिकल फार्मूला, उसमें राइट दी स्टेप्स। अब ये जो हमने अभी फार्मूला राइट किया ना, इसको बनाने के स्टेप बताने हैं। तो हमने क्या क्या किया था, सबसे पहले तो हमने किया था कि नेम ऑफ बाइनरी कंपाउंड हमें पता होना चाहिए, तो यू कैन राइट इट्स केमिकल फार्मूला। अगर केमिकल फार्मूला आप राइट करना चाहते हैं तो आपको उसका पहले नाम पता होना चाहिए, बाइनरी आयोनिक कंपाउंड का नाम दिया हो, जैसे उन्होंने शुरू में लिथियम ऑक्साइड दिया हुआ था। तो आपने फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है, उनके
सिंबल लिख लेने हैं, कैटाइन वाला भी प्लस वाला भी, और उसके ऊपर चार्ज लिख देना है। इसी तरह एनाइन नेगेटिव वाला भी लिखना है और उसके ऊपर भी चार्ज लिख देना है। चौथा क्या स्टेप होगा, दोनों पे क्रॉस एक्सचेंज मेथड लगाना है और दोनों को न्यूट्रल कर देना है। अब ये क्रॉस एक्सचेंज मेथड क्या है, मैंने अभी आपको बताया, यही शॉर्ट में भी आ सकता है। तो इन दिस मेथड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच आइन, इस मेथड में जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर लिखी होती है ना हर आइन की, चार्ज के ऊपर आइन चार्ज की, तो उसको क्रॉस ओवर करते हैं, यानी दूसरी तरफ लेके जाते हैं टू बिकम अ सबस्क्रिप्ट, और क्या बना देते हैं, सबस्क्रिप्ट बना देते हैं दूसरे आइन का। ठीक है, याद रखिएगा कि इसमें जो साइंस होंगे ना, प्लस या माइनस जो होगा चार्ज के, वो ड्रॉप हो जाएगा, वो हम ख़त्म कर देंगे। अभी मैंने बताया था ना कि अगर इधर +2 है और दूसरी तरफ -2 है तो होगा क्या, ये -2 इधर आ जाएगा, लेकिन लिखेंगे हम सिर्फ 2, माइनस ख़त्म हो जाएगा, और इधर आ जाएगा खाली 2। ठीक है, उसका प्लस ख़त्म हो जाएगा। ये क्रॉस एक्सचेंज मेथड है, ये क्रॉस बन रहा है ना दरमियान में, इस वजह से इसको क्रॉस एक्सचेंज मेथड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, कि कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको अगर वो कहे कि मैंने आपको एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का दिया हुआ है, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल के दो, तो आपने फार्मूला क्या लगाना होता है, ये आपने तरीका याद रखना है कि पहले आपने उसका n निकालना है, n निकालने के बाद फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलेगा। तो n कैसे निकालना होता है, आपने मोलर मैस, यानी जो उसने आपको मोलर मैस दिया होगा वो ऊपर रखना है, और नीचे आपने एम्पिरिकल फार्मूले का मैस निकालना है, उसका वज़न निकालना है, और दोनों को डिवाइड करना है, आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। फिर एक और फार्मूला आप यूज़ करोगे और आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आएगा। तो एक न्यूमेरिकल इसका करते हैं कि अगर मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला हो HO, मैंने कहा ना उसने एम्पिरिकल फार्मूला आपको दिया होना है, और उसका मोलर मैस है 34, ये भी उसने दिया हुआ है, तो क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो रूल क्या है, पहले आपने ये जो एम्पिरिकल फार्मूला दिया होगा ना, इसका वज़न निकालना है। कैसे निकालना है, ये H और साथ इसके क्या है O है, H का वज़न होता है 1, O का होता है 16, तो दोनों को मिलाया तो क्या इसका वज़न निकला है 17, ये वज़न बन गया। उसके बाद उसने जो मोलर मैस दिया वो कितना है 34, ये दो चीज़ें हमने बना ली हैं। तो हम n की वैल्यू निकालेंगे, 34 जो उसने दिया वो ऊपर रखा, और जो मोलर मैस जो एम्पिरिकल फार्मूला मैस निकला वो नीचे रखा, दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2, n की वैल्यू क्या आ गई 2। अब हम एक दूसरा फार्मूला लगाएंगे जिससे हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। वो होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला। n की वैल्यू निकली है 2 और एम्पिरिकल फार्मूला क्या था HO, तो 2 जब H से मल्टीप्लाई हुआ तो H2 हो गया, और जब O से मल्टीप्लाई हुआ तो O2 हो गया। तो ये आपके पास क्या निकल आया है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आया है। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या था, ये वाला। ठीक है, तो हमने एम्पिरिकल फार्मूले से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लिया। तो ये जैसे भी क्वेश्चन है आपने इसमें दो बातें याद रखनी है, पहले n की वैल्यू निकालनी है, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलेगा। ये इसी तरह बुक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं कि इसमें अब उसने एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है CH2O और वज़न दिया हुआ है 180। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसका एम्पिरिकल फार्मूला मैस निकालेंगे। C का होता है 12, यहाँ पे H 2 है, तो एक H का होता है 1, तो 2 H का कितना हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन होता है 16, इनको मिला के क्या बनेगा 30। ठीक है, ये इसका वज़न हो गया, और मोलर मैस कितना है 180। दोनों को जब डिवाइड किया 180 के ऊपर का 30 पे डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास आ गया 6। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला, ये आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला है उसकी फार्मूला। तो अब हमने 6 हमारे पास n की वैल्यू आई है और एम्पिरिकल फार्मूला निकला CH2O, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या निकलेगा C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। सेम इसी तरह एक और न्यूमेरिकल है, अब उसने आपके पास ये सेम बुक एक्सरसाइज का उसी तरह का है, ये भी आप इसको देखें, इसमें एम्पिरिकल फार्मूला वही है लेकिन मैथ्स उसने और कर दिया, वो 60 कर दिया है। तो पहले हम फार्मूला मैथ्स निकालेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स वो 30 निकला। उसी तरह सेम मेथड से उसने कितना दिया, वो 180
नहीं दिया हुआ, सॉरी यहाँ पे 60 दिया हुआ है। तो 60 मैंने ऊपर रखा, 30 पे डिवाइड किया, n की वैल्यू आ गई 2। तो 2 को अब इस एम्पिरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई करेंगे, C2 हो जाएगा, H4 हो जाएगा और O2 हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपके पास क्या होगा कि आपके पास स्ट्रक्चर फार्मूला दिया होगा और आपने उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला जो अभी हमने निकाला है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2 की तरह का जो था, वो आपने बनाना है। किससे बनाना है? स्ट्रक्चर फार्मूले से बनाना है। जो पहले हमने पढ़ा है उसमें हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाया था किससे? एम्पिरिकल फार्मूले से। अब हमने बनाना है मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूले से। तो ये पहले तो आपको पता हो कि वो आपको स्ट्रक्चर फार्मूला उसने दिया होगा क्वेश्चन में। ये स्ट्रक्चर फार्मूला दिया हुआ है और कहा है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाओ। तो पहला स्टेप क्या है? राइट डाउन द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। आपने कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला लिख लेना है। फिर क्या करना है? आपने उसमें जो जो एटम है वो काउंट करने हैं। काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप इन द स्ट्रक्चर फार्मूला, कि इसमें O कितने हैं? 1 2 3 4, O 4 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2, 2 हाइड्रोजन है। और सल्फर कितने हैं? 1। तो आपने उनके सैम्बल लिख लेने हैं। राइट द सैम्बल ऑफ ऑल एलिमेंट्स। इसमें किस किस किस्म का एलिमेंट है? एक तो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। फिर आपने क्या करना है? इनकी तादाद लिख लेनी है कि H कितना है? H 2 मरतबा आया हुआ है। S कितनी मरतबा आया हुआ है? 1 मरतबा। O कितनी मरतबा आया हुआ है? 4 मरतबा। तो अब आपने ये कॉमे हटा देने हैं और इनको इकट्ठा लिख देना है, और जो 1 लिखा होगा उसको रिमूव कर देना है। 1 मैंने रिमूव कर दिया तो हमारे पास H2 S और O4, ये अब क्या निकल आया है? इसका एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आया है। अब हमने इसको किससे निकाला है? हमने इसको अब निकाला है स्ट्रक्चर फार्मूले से। तो ये दो तरह का आपका कन्वर्जन थी। एक था मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है एम्पिरिकल फार्मूले से, और दूसरे में मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है स्ट्रक्चर फार्मूले से। दोनों में मैंने मेथड आपको बता दिया है। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में एक दी हुई है। तो इसको कैसे हम करेंगे? इसमें पहले तो पहला स्टेप क्या होगा? आपने एटम लिख लेने हैं। कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कितने कितने हैं वो गिने? 1 कार्बन 2 कार्बन, तो कार्बन 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन और एक ये 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 और 2, ये मैंने लिख लिए। अब इनको इकट्ठा करेंगे। C2 हो गया, H4 हो गया और O2 हो गया। ये आपके पास क्या हो गया? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आया। इसी तरह ये आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं मिनी एक्सरसाइज में। तो आपने सेम उसी तरह इसमें पहले देखें कौन कौन से एटम है। हाइड्रोजन है, फास्फोरस है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। 1 2 3, तो 3 हाइड्रोजन है, फास्फोरस 1 है और 4 ऑक्सीजन है। तो H3PO4 बन गया। इसी तरह इसको भी आपने सॉल्व करना है, और इसमें आपने देखना है इसमें Ca अलग दिया हुआ है और ये अलग है, लेकिन ये क्योंकि ये वाला माइनस वाला है और वो पॉजिटिव वाला है, इस वजह से आपस में अपोजिट चार्ज जो है ये अट्रैक्ट करेंगे और ये कंपाउंड बना हुआ है। तो अब यहाँ पे Ca कितने हैं? 1 Ca है। और इसमें क्या है? कार्बन है। कार्बन कितने हैं? वो भी 1 ही है। ऑक्सीजन कितने हैं? वो 3 है। तो इनको मिला के क्या बनेगा? CaCO3 बन जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? तो पहले इसका इंट्रोडक्शन डील करते हैं कि एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था अमीडो एवोगाड्रो। तो उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि एवोगाड्रो नंबर क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होगा ना, उसके अंदर जितने यूनिट पाए जाएंगे वो होता है एवोगाड्रो नंबर। और वो कितने यूनिट होते हैं? वो होते हैं 6.02 × 10⁻23 होते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से। ठीक है, अब ये एवोगाड्रो नंबर इसको क्यों कहा गया? तो इट्स नेम इज़ आफ्टर द नेम ऑफ अमीडो एवोगाड्रो। अमीडो एवोगाड्रो जिसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया एवोगाड्रो नंबर। एक्सप्लेनेशन में आपने याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन में मैनी एटम और जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं। तो टू फाइंड देयर मैस इन ग्राम, तो उनका मैस जो है ना वो ग्राम में मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? एटॉमिक मैस यूनिट को ग्राम में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, और उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है एवोगाड्रो नंबर। जैसे एग्जांपल में देखें, ये मेरे पास एक एग्जांपल है
कि 2 कार्बन जो हैं वो मिल रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ, और 2 कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहे हैं। तो रिएक्शन की रेशो क्या है? 2 रेशो है कार्बन की, 1 रेशो है ऑक्सीजन की, और 2 रेशो में प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, 2 मोल प्रोडक्ट बन रहा है। वो कह रहा है कि अगर आप इसमें एटम बढ़ाते भी रहेंगे ना तो रेशो वही रहेगी। जैसे यहाँ पे देखें, अगर मैं 100 एटम ले लेता हूँ इसके, तो 100 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 200 सॉरी इसके 200, तो 200 मॉलिक्यूल ही बनेंगे। तो ये अगर मैं रेशो निकालूंगा तो वो क्या होगा, 100 से कट करके फिर भी रेशो क्या रहेगी, 2:1:2। ठीक है, प्रोडक्ट के साथ। सेम इसी तरह अगर मैं 1000 एटम्स भी ले लेता हूँ, रेशो फिर भी ठीक वही रहेगी। तो इसका मतलब है कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिएक्टिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स विल नॉट चेंज द रेशो इन विच दे आर रिएक्टिंग। जिसमें वो रिएक्ट कर रहे होते हैं वो उसकी रेशो को चेंज नहीं करेंगे। सो वी यूज सच नंबर। तो फिर हम एक ऐसे नंबर से क्यों ना मल्टीप्लाई करवाएं जो इसको ऐसा बना दे कि हम इसको आसानी से मेजर कर सकें। देखो ना, एटम जो है वो बहुत छोटा होता है, तो उसका साइज मेजर करना, उसका वजन कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। तो क्यों ना हम इतने एटम ले लें कि उनका वजन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए और हम उसको आसानी से मेजर कर लें। तो हम फिर वो कितने एटम लेते हैं उसके लिए हम एवोगाड्रो नंबर यूज़ करते हैं। ठीक है, कि अगर हम इतने एटम लेते हैं, 6.02 10⁻23 एटम्स लेते हैं, तो आपके पास ये जो एटम होते हैं इनका वजन हो जाता है 1 ग्राम के बराबर। ठीक है, इतने एटम हो तो 1 ग्राम के बराबर होता है। तो आपके पास क्या होगा, इतने एटम लेने से वो चीज़ ग्राम में आ जाएगी और हम उसको आसानी से मेजर कर लेंगे और रिएक्शन की रेशो पे असर भी नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे 2 मोल कार्बन के थे, तो ये 2 जब मल्टीप्लाई करें, एक होता है 12 के बराबर, एक कार्बन जो है, तो 2 होंगे तो 24 ग्राम। ठीक है, उसमें कितने एटम होंगे ये नज़र आ रहा है आपको। और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में अगर वो इतने एटम मॉलिक्यूल होंगे तो उसका वज़न कितना बनेगा, 32 ग्राम। और यही आगे कार्बन मोनोऑक्साइड का दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है मोल और मोलर मैस का कॉन्सेप्ट। अब मोल क्या होता है, आपके पास अगर किसी भी सब्सटेंस की मिकदार जो है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाए तो वो मोल के बराबर होता है। यानी अगर आपके पास 6.02 10⁻23 जिसको हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, इतने एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे या आयन होंगे तो वो उस चीज़ का एक मोल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एवोगाड्रो नंबर के बराबर कार्बन के एटम है तो कार्बन का एक मोल माना जाएगा। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना कि अगर मेरे पास 40 किलो होगा तो एक मन, ठीक है, उसके बराबर होगा। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे। तो मोल निकालने का फार्मूला क्या होता है, जो वज़न उसने आपको दिया हुआ है वो ऊपर रखें और उसका मोलर मैस खुद निकालें। जैसे हम वो पीछे भी निकाल के आए हैं अभी, तो वो निकाल के आप उसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, मोल्स निकल आएंगे। ठीक है, आगे हम इसको इनके न्यूमेरिकल करेंगे। एग्जाम्पल में देखें कि कार्बन का जो एक मोल होता है वो बराबर होता है 12 ग्राम के, और उसमें एटम कितने होते हैं, 6.02 10⁻23। इसी तरह ऑक्सीजन का जो एक मॉलिक्यूल है उसका जो मोल होगा वो 32 ग्राम के बराबर होगा। क्यों, इसमें O2 है, एक ऑक्सीजन 16, 2 32 होंगे, लेकिन इसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे, उतने ही होंगे। ठीक है, और ये नीचे सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट मेरे पास है मोलर मैस क्या होता है। तो मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, एक मोल जो सब्सटेंस होगा उसका जो वजन होगा उसको मोलर मैस कहेंगे। जैसे एग्जांपल में देखें कि एक मोलर मैस जो हाइड्रोजन का होता है, जब इसका एक मोल होता है तो वो होता है 1.008 के बराबर, और मोलर मैस जो हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, वो होता है 2.016। ये मॉलिक्यूल का है यानी H2 का। ठीक है, और जो दूसरा है ये हाइड्रोजन एटम का है। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का यानी O2 का जो मोलर मैस है वो 32 ग्राम है। अब ये मोल वाला शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई मोल इज इंपॉर्टेंट। मोल इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मोल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एटम एंड मॉलिक्यूल आर सो स्मॉल। एटम और मॉलिक्यूल का जो वजन है वो, एटम और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, इस वजह से हम उनको काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं पाते। तो हम यूज करते हैं मोल का कॉन्सेप्ट। द मोल कॉन्सेप्ट अलाउ अस टू
काउंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बाय वेइंग माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर, कि मैटर की जो स्मॉल अमाउंट है माइक्रोस्कोपिकली उसको भी हम फिर मेजर कर सकते हैं इसकी मदद से, मोल की मदद से। नेक्स्ट ये कुछ मोलर मैस कैलकुलेशंस हैं कि आप H3PO4 का मोलर मैस निकालो। तो पहले आपने H लिखना है, कितने हैं, 3 H हैं। P कितना है, वो 1 ही है। O कितने हैं, वो 4 हैं। ठीक है, अब इनका वजन लिखें। हाइड्रोजन होता है 1 के बराबर, फास्फोरस होता है 31 के बराबर, ऑक्सीजन होता है 16 के। 3 1s are 3, ये 31 और ये 16 4s are, ये तकरीबन बनेगा 64। तो ओवरऑल आंसर आएगा 98 ग्राम पर मोल। ये मोलर मैस आ गया H3PO4 का। तो पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने H3PO4 का मोलर मैस निकालना है, तो आप इस तरह उसको निकालेंगे। ये बाकी एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। अगर आपको इनमें कोई इशू हो तो आगे न्यूमेरिकल्स में आपको इनकी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। तो इसमें आपने कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो याद रखनी है। मैंने पहले भी बताया था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज, कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है ना, तो उसको रिप्रेजेंट करना किसकी सूरत में, सैम्बल्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के सैम्बल्स की मदद से, या कंपाउंड के फार्मूला लिख के, तो वो जो बनेगी वो इक्वेशन बनेगी, केमिकल इक्वेशन। ये क्या बताती है, इट टेल अस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ये हमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में बताती है, विच आर रिएक्टिंग एंड दूज विच आर फॉर्म्ड, जो रिएक्ट कर रहे होते हैं उनके बारे में भी और जो बन रहे होते हैं उनके बारे में भी। तो रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या है, द रिएक्टिंग सब्सटेंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे होंगे, जिनसे मिलके चीज़ कोई बन रही होगी, वो रिएक्टेंट, और जो चीज़ बन रही होगी उसको प्रोडक्ट कहेंगे। द सब्सटेंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो इट इज़ कस्टमरी टू राइट द रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट साइड, रिएक्टेंट को हम एरो के लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और प्रोडक्ट को राइट साइड पे, और एरो इस तरह लगाते हैं कि इसका जो हेड होता है ड्रॉन फ्रॉम रिएक्टेंट की तरफ से इसको लेके प्रोडक्ट की तरफ शो किया जाता है, यानी इसका हेड जो होता है वो प्रोडक्ट की तरफ होता है। जैसे ये देखें, आपके पास ये रिएक्टेंट है, दोनों ये मिलेंगे तो प्रोडक्ट ये बनेगा, और एरो हमने किधर को लगाया है, प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है आपका बुक एक्सरसाइज का, कि वो पॉइंट बताएं कि जब हम केमिकल इक्वेशन लिख रहे होंगे ना, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है कि एक इक्वेशन लिखते हुए आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस फॉलो करना होगा। जितनी अमाउंट रिएक्टेंट की है उतनी ही प्रोडक्ट की होनी चाहिए। टोटल नंबर एंड काइंड ऑफ एटम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, दोनों तरफ जो इक्वेशन के हैं वो क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम भी और काइंड ऑफ एटम्स भी। दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है, द फार्मूला ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड मस्ट बी रिटन इन करेक्टली। उनका जो फार्मूला लिखना है वो करेक्ट लिखना है। ये नहीं होना चाहिए कि वाटर लिखा हो और आप उसका फार्मूला H2O2 लिख दें, तो उसका फार्मूला होता है H2O, तो ये आपने उसका फार्मूला सही लिखा होना चाहिए इक्वेशन में। और तीसरा पॉइंट है कि केमिकल इक्वेशन मस्ट डिटरमाइन द करेक्ट मोल रेशियो अमंग द reactants, products and between the reactant and product। केमिकल इक्वेशन जो है ना, इसमें आपको करेक्ट मोल रेशियो होनी चाहिए रिएक्टेंट्स के दरमियान या प्रोडक्ट्स के दरमियान या प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के दरमियान करेक्ट रेशियो होनी चाहिए, मोल वाली, जो अभी हमने पीछे पढ़ी भी है। इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन इन विच चेंज इज प्रोसीडिंग, और ये केमिकल इक्वेशन ये भी हमें बताती है कि चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, वो लेफ्ट टू राइट हम एरो लगाते हैं कि ये दो चीज़ें मिल रही हैं और ये चीज़ बन रही है। वी यूज नॉर्मल फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एज सबस्क्रिप्ट। जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं तो हम नीचे ना उनकी फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं कि जो चीज़ हम लिख रहे हैं वो असल किस हालत में पाई जाती है। अगर तो वो सॉलिड में पाई जाती है तो हम उसके नीचे लिखते हैं स्मॉल s, अगर लिक्विड में पाई जाती है तो फिर लिखते हैं स्मॉल l, अगर गैस में पाई जाती है तो फिर स्मॉल g, अगर तो उसका एक्वस सोल्यूशन है तो फिर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं AQ से। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है रिवर्सिबल रिएक्शन की। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं ये वाले, ये आपस में रिएक्ट करें और मिल के एक नई चीज़ बना दें।
प्रोडक्ट बना दे, और जैसे ये प्रोडक्ट बने ये टूट के फिर रिएक्टेंट बना दे, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। आ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट, के पहले वो प्रोडक्ट बनाएंगे एंड प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट, और वो दोबारा क्या बना देंगे, रिएक्टेंट बना देंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल एरो से, ये जो डबल एरो बना हुआ है, नीचे इसकी आपने एग्जाम्पल भी लिखनी है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। कैलकुलेशन कौन सी है, तो इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन का क्या फ़ायदा है। अ कंप्लीट एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होती है ना, वो टेल अस द मोल रेशो, वो हमें मोल रेशो के बारे में बताती है, और मोलर मैस रेशो बताती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस, इसकी मदद से वी कैन फाइंड आउट मोलर मैस ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, हम इसकी मदद से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोलर मैस भी निकाल सकते हैं। आगे हम इस बेस पे बहुत सी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो इसके बाद एग्जांपल्स हैं जो कि हम बुक एक्सरसाइज में ही डिस्कस करेंगे। जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं बुक एक्सरसाइज। तो बुक एक्सरसाइज में पहले MCQs है कि 1 ग्राम अगर H2O होगा तो उसके अंदर कितने एटम पाए जाएंगे। तो राइट आंसर है 0.334 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो ये आप इसको आगे हम पढ़ेंगे कि एटम कैसे निकालते हैं, तो तब आप इसको समझ सकेंगे। नेक्स्ट मेरे पास है कैल्शियम सल्फाइड फास्फाइड जो है उसका फार्मूला क्या है। तो आपको पता है, मैंने तरीका बताया था, पहले कैल्शियम है तो कैल्शियम का सिंबल लिखा, ऊपर उसका चार्ज लिख दिया, ठीक है 2+, और फास्फोरस है दूसरा फास्फाइड, इसका होता है 3-, क्रॉस एक्सचेंज मेथड लगाओ, 3 इधर आ गया और ये 2 इधर आ गया, तो फार्मूला क्या बनेगा, Ca3P2, ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हाउ मैनी एटॉमिक मास यूनिट आर देयर इन 1 ग्राम। 1 ग्राम के अंदर एटॉमिक मास यूनिट कितने होंगे, तो हमने पढ़ा था सीधा था कि 6.022 10⁻23 होंगे। नेक्स्ट है कि ये आपके पास एक स्ट्रक्चर फार्मूला दिया हुआ है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालें। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पहले स्ट्रक्चर फार्मूले से ना आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाओ। 3 स्टेप इसमें होंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर फार्मूला दिया हुआ है ना, इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इसमें कौन कौन से एटम है, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, और कोई किस्म का एटम नहीं है। कार्बन कितने हैं, 1 2 3, अब यहाँ पे 2 के बाद फिर ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन ये 3 पीछे थे 5 हो गए, और एक ये, टोटल कितनी है 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितनी है 3 4 5, अब ये 2 है और 2 बाहर हैं, बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 2 4, यानी 4 ये हैं, 5 और 4 कितने हो गए 9, 9 और 3 आपके पास हो जाएंगे 12। तो अब ये तो इसका निकल आया मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब उसने हमसे पूछा एम्पिरिकल फार्मूला, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके। तो आप सिंपल इसको डिवाइड करते हैं, 6 1s are 6, 6 2s are 12, यानी CH2। तो राइट आंसर हमारे पास ये एंड पे है CH2। हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 25 ग्राम ऑफ H2SO4। तो 25 ग्राम ये उसने हमें मैस दिया हुआ है, हमने मोल निकालना है। फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, मोल निकालने का फार्मूला होता है कि आपने जो उसने वज़न दिया हुआ है वो ऊपर रखना है, और जो उसने ये H2SO4 दिया हुआ इसका आपने खुद निकालना है मोलर मैस, जैसे हमने निकाला था। तो H2, एक H का 1 होता है, 2 का 2 हो गया। सल्फर का कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है ये 4 हैं, 1 का 16 होता है और 4 का 64, ये बनेगा 98, ठीक है। तो आपने 25 को 98 से डिवाइड करना, जो आंसर आएगा वो होगा 0.255 मोल्स। अब वो कह रहा है एक नेकलेस है और उसके अंदर 6 ग्राम डायमंड लगा हुआ है, आप उसमें बताएं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, ठीक है, उसके अंदर कार्बन के एटम कितने होंगे। तो 6 ग्राम उसने दिया हुआ है, ये उसका वज़न हो गया जो उसने गिवन मैस दिया हुआ है, और कार्बन का अपना वज़न कितना होता है, मोलर मैस जो हम निकालते हैं वो होता है 12, ठीक है। दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास ये मोल निकलेंगे, और उसको साथ मल्टीप्लाई करना है आपने एवोगाड्रो नंबर से। इस तरह आप एटम निकालते हैं, ठीक है। पहला MCQs भी इसी के रिलेटेड था, आपने इसको मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया वो 6.01 10⁻23 आएगा।
नेक्स्ट है आपके पास ये एल्यूमिनियम है और 204 ग्राम है। तो वो कह रहा है कि इस व्हाट इज़ द मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कि अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के 204 ग्राम हों तो इसको बनाने के लिए मुझे कितना एल्यूमिनियम चाहिए होगा। तो इसका राइट आंसर है 108 ग्राम। कैसे निकला, ये आपके पास एक इक्वेशन है। तो आपको पता है एल्यूमिनियम का 27 होता है, तो 27 होता है एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का 27, ठीक है, लेकिन कितने दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं, तो ये बनेगा 108, ठीक है। 108 ग्राम अगर एल्यूमिनियम के होंगे तो वो ऑक्सीजन के 3 मोल से रिएक्ट करेंगे और इधर आपके पास 204 ग्राम बनेगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो उसने यही कहा था कि अगर 204 ये ग्राम हो, ये आप काउंट कर सकते हैं, ये 10, ये आपके पास, इसका पहले आप मैथ कैलकुलेट करें और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 204। इसका अपना होता है 102 बनेगा, तो 2 का 204 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, किसके अंदर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मिकदार में पाई जाएगी। तो N2H4। अब इसका आगे हमने क्वेश्चन करना है एक के परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तब आप वापस इस क्वेश्चन में आना और देखना कि इसकी परसेंटेज कैसे निकली, ठीक है। बारी बारी सब की आपने चेक करनी है। नेक्स्ट है कि व्हेन 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, जब इनमें से हर एक कंपाउंड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करे और उसका 1 मोल यानी हो, तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनेगी। तो याद रखिएगा C2H6 से बनेगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा। क्यों, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की वजह से। नेक्स्ट है व्हाट मैस ऑफ 95% जो है ना कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोल सोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर आपके पास है 1.32 ग्राम। या आप इसकी कन्वर्जन है, आप इसकी कन्वर्जन आगे कर सकते हैं जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम नाइट्रेट। हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे इसका फार्मूला निकला, इधर Ba3N2 इसका बनेगा। ये नीचे एक क्वेश्चन है कि आपको एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है CH2O और उसका वजन भी दिया हुआ है, तो आपने उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। हमने इसको बड़े बेहतरीन तरीके से पीछे डिस्कस करके आए हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो तरीका क्या होगा, सबसे पहले आपने जो उसने वजन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.5 ग्राम, वो लिख लिया। अब किसका निकालना है, वाटर का। तो वाटर का वजन निकालें, मोलर मैस, H का 1 होता है और 2 का 2 हो गया, और ऑक्सीजन 16, दोनों को मिलाया तो 18 ग्राम। अब मॉलिक्यूल निकालने का फार्मूला होता है ऊपर जो उसने वजन दिया हुआ वो लिखो, नीचे उसका अपना वजन लिखो और मल्टीप्लाई कर दो 6.02 10⁻23 से। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या निकल आया, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस लिखे मोल और एवोगाड्रो नंबर के दरमियान। तो हम पढ़ चुके हैं मोल क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस में अगर एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल होंगे तो वो उसका 1 मोल होगा। और एवोगाड्रो नंबर क्या होते हैं, ये 6.02 10⁻23 एटम जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। मोल को रिप्रेजेंट करते हैं MOL से और इसको करते हैं Na से। नीचे एक एक एग्जाम्पल हो जाएगी। नेक्स्ट है उसने कहा है कि ये मैंने इक्वेशन लिखी हुई है, इसको सैम्बल की फॉर्म में लिखो। तो कॉपर का क्या होता है Cu और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 और कॉपर सल्फेट CuSO4, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 और वाटर का H2O। बैलेंस आपने खुद कर लेनी है। देखें कि कॉपर कितने हैं, इधर 1 है और इधर भी 1 ही है। उसके बाद यहाँ पे H2, अगर मैं 2 ना लगाता तो यहाँ पे सल्फर कितने हैं, 1, उधर कितने हैं, वो भी 1 ही थे, नहीं 2 थे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 2 लगाया। जैसे ही 2 लगाया सल्फर 2 बराबर हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 ये थे, 2 मल्टीप्लाई होने से 8 हो गए। तो 4 ये 2 ये 6 और 2 ये, इधर भी 2 मुझे लगाना पड़ेगा और 8 पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है डिफरेंट कंपाउंड विल नेवर हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला।
बहुत से कंपाउंड ऐसे हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड, उनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन इंपीरिकल फार्मूला उनका मुख्तलिफ होता है। तो डिफरेंट कंपाउंड हैव सेम इंपीरिकल फार्मूला बट मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका डिफरेंट होता है। क्यों? बिकॉज दे डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और उसके अंदर जुड़े हुए एटम भी के एटम की तादाद भी मुख्तलिफ होती है। जैसे ग्लूकोज देखें, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और एक है फॉर्म एल्डिहाइड, उसका क्या है? CH2O। लेकिन इन दोनों का इंपीरिकल फार्मूला सेम है, CH2O, बट इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? वो इनसे डिफरेंट है। नेक्स्ट, ये उसने कुछ कंपाउंड दिए हुए थे, आपने इनके नाम बताने, इनके फार्मूले लिखने थे। तो फार्मूला बनाने का मैंने तरीका आपको बताया हुआ है, ये आप इसको देख भी सकते हैं और उसको इस्तेमाल करके आप इसके राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई डज एवोगाड्रो नंबर हैव इमेंस इंपॉर्टेंस इन केमिस्ट्री? एवोगाड्रो नंबर केमिस्ट्री के अंदर इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो एवोगाड्रो की बहुत इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री में। क्यों? बिकॉज इट हेल्प इन कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो उसने आपको सब्सटेंस दिया हुआ है उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं वो कैलकुलेट करने में मदद देता है। पहली बात हो गई। इट रिलेट्स द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये एटम और मॉलिक्यूल की जो माइक्रोस्कोपिक लेवल है ना, यानी छोटी सी दुनिया, उसको रिलेट कर देता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, जहाँ पे हम ग्राम और लीटर यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसको मेजर करना मुश्किल है, इतनी इस तरह की कोई मशीन ही नहीं, कोई आले ही नहीं हमारे पास। लेकिन जब इसको ग्राम और लीटर में लेंगे तो फिर वो हम उसको मेजर कर सकते हैं आसानी से। तो ये कब पॉसिबल होता है? जब एवोगाड्रो नंबर हो। तो अब ये क्वेश्चन इसके रिलेटेड एक MCQs भी था, तो मैंने आपको कहा था कि आगे आपने ये क्वेश्चन देख लेना है। तो वो कह रहा है कि अगर आपके पास 8.652 ग्राम कंपाउंड हो और वो कन्वर्ट कर दिया जाए एलिमेंट में, और एलिमेंट में जब कन्वर्ट हो तो इतना कार्बन बना दे, इतना हाइड्रोजन बना दे और इतना ऑक्सीजन बना दे, तो आपने परसेंटेज बतानी है। तो परसेंटेज पहले आप क्या लिखें? टोटल मैस कितना है उस कंपाउंड का वो लिख लें, कार्बन कितना बना उसका वज़न लिख लें, हाइड्रोजन का वज़न लिख लें और ऑक्सीजन का भी लिख लें। फार्मूला बस एक याद रखना है, ऊपर आपने लिखना है उसका कि जिसका निकाल रहे हो, वो ऊपर उसका वज़न लिखा, नीचे आपने टोटल वज़न लिखना है कंपाउंड का और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। कार्बन के लिए निकालने लगे हैं तो कार्बन का वज़न क्या था? 5.217, ये ऊपर रखा। टोटल कितना है? 8.657, उसको नीचे रखा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो ये इसकी परसेंटेज आ गई। इसी तरह हाइड्रोजन की और इसी तरह ऑक्सीजन की। तो सबसे ज़्यादा इसमें वैसे कार्बन की है। नेक्स्ट है, हाउ वी कैन कैलकुलेट मैसेज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन। हम रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर मैसेज को कैसे, प्रोडक्ट के मैसेज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ये स्टेप मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो आप केमिकल इक्वेशन लिखे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फिर आप उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें, Kc यानी कि, फिर उसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालें, फिर उसके बाद आप नंबर ऑफ मोल्स उससे निकालें। जब नंबर ऑफ मोल्स निकल आए तो उसको मल्टीप्लाई करके, ये फार्मूला यूज़ करके आप उसका मैस निकाल सकेंगे प्रोडक्ट का। उस नंबर ऑफ मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर दें उसके मोलर ऑफ मैस से, तो ये आपके पास उसका वज़न निकल आएगा प्रोडक्ट का। तो ये स्टेप है किस तरह आप कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पहला है, विच कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। एक केमिकल इक्वेशन लिखते हुए हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ये हम इस पेज पे डिस्कस करके आ चुके हैं, सेक्शन जो 4.8 था, तो आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है एवोगाड्रो नंबर और मोल का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, ये भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चन में 4.6 और 4.7 वाले सेक्शन में। नेक्स्ट आपके पास ये एक इक्वेशन है, वो कह रहा है कि हाउ मैनी ग्राम ऑफ CO2 के कितने ग्राम बनेंगे अगर 10 ग्राम CH4, इसके 10 ग्राम जो हैं वो रिएक्ट करें ऑक्सीजन के लातदाद से, एग्जैक्ट जितनी मर्जी यूज़ हो जाए, तो CO2 कितना बनेगा? तो आपने पहले तो याद रखना है कि उसने कितने CH4 का वज़न कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट इसका मोलर मैस निकाल लें। मोलर मैस क्या है? 16 ग्राम इसका बनेगा। कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन यानी 16 हो गए। तो अब आप इसके पहले क्या निकालें? मोल निकालें। मोल कैसे निकालते हैं? जो उसने दिया वो ऊपर रखा,
जो इसका मोलर मास है उसको नीचे रखा, डिवाइड किया और ये मोल निकल आए। अब क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि हम इसको पहले किस में करेंगे, मोल के अंदर। अब ये मोल किसके निकले हैं, CH4 के, ठीक है, CH4 के मोल निकल आए हैं। अब हम इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन हमें बता रही थी कि अगर इसके साथ ये 1 लिखा हुआ है ना, कि अगर CH4 का 1 मोल हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल ही बनता है, ठीक है। पहली बात ये होगी कि 1 मोल CH4 का जो होगा वो कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वो 1 मोल ही बनाता है। और अब हमारे पास कितने मोल हैं उसके, 0.625। तो अगर इतने मोल होंगे तो प्रोडक्ट भी कितना बनेगा, इतना ही बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर था। अब क्योंकि उसने कहा है कि इसको ग्राम में मेजर करना है, तो उसके लिए फार्मूला होगा कि जो मोल निकले हैं आप उसको मल्टीप्लाई करवा दो उसके मोलर मास से। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकले हैं ना, तो इसका वज़न कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का, मोलर मास, तो उससे आपने 44 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है जो आंसर है, और आपके पास राइट इसका आंसर आएगा 27.5 ग्राम। इतने ग्राम बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आपके पास है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ कोल आर नीडेड टू प्रोड्यूस 10 मोल ऑफ CO। अगर आपने 10 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनानी है तो बताएं कि आपने ये कोल जो है, कार्बन जो है, ये आपको कितने मोल लेनी पड़ेगी, मोल में बताना है। तो पहले तो हम इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखते हैं कि इसके 3 मोल हों, अगर कार्बन के 3 मोल हों तो इसके भी 3 ही बनते हैं, यानी 3 मोल ऑफ कोल प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर इसका 1 मोल होगा तो फिर कितने बनेंगे, 1 मोल ही बनेगा। 3 मोल से 3 मोल बन रहे हैं, 1 मोल से 1 मोल बनेगा। और अगर 10 मोल होंगे जो उसने हमें दिए हुए हैं तो फिर कितना बनेगा, 10 मोल ही CO बनेगा। देखिए ना आप, अगर 3 मोल कार्बन के हैं तो 3 मोल ही कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। तो अगर 10 मोल होंगे तो 10 मोल ही बनेगा फिर, तो 10 मोल बन गया। अब उसने हमें मोल में ही पूछा था तो हमारा आंसर मोल में ही आया है। अगर वो कहता कि ग्राम में करना है तो फिर आपने 10 मोल को मल्टीप्लाई करवाना था CO के मोलर मास से, तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाता। नेक्स्ट वो कह रहा है कि हाउ मच CO2 इज नीडेड। ये CO2 कितनी चाहिए हमें अगर हमने सल्फर के 10 मोल बनाने हैं तो, ठीक है। और ये ग्राम में आपने बताना है इसका आंसर। तो सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखो कि आपके पास इसके 3 मोल बनाने के लिए SO2 का 1 मोल चाहिए टू प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ S। तो SO2 के कितने मोल चाहिए, 1 मोल। तो अब अगर इसके हमने 1 मोल बनाना हो टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सल्फर बनाना हो, तो फिर SO2 हमें कितना चाहिए होगा, इस 1 को इस 3 से डिवाइड कर दिया। यानी अगर 10 पेंसिल्स हैं तो उनकी कीमत है 10 रुपये, तो एक पेंसिल की कितनी होगी, आप उसको डिवाइड करते हैं ना, वैसे ही आपने यहाँ पे यूनिटी रूल लगाना और इसको डिवाइड कर दिया। अब उसने हमें कहा हुआ है कि 10 मोल अगर इसके हों तो टू प्रोड्यूस 10 मोल, अगर हमने 10 मोल बनाने हो तो फिर कितनी SO2 चाहिए, आपने इसको मल्टीप्लाई 10 से कर देना है साथ। 1 के लिए ये था तो 10 के लिए कितना होगा, वो 3.33 मोल निकल आए। अब क्योंकि उसने हमें कहा हुआ है कि आपने मुझे ग्राम में बताना है, तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, इसको फार्मूला लगाऊंगा कि जो आंसर मोल का निकला है उसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा SO2 के मोलर मास से। तो SO2 का मोलर मास होता है 64, वो आप कैसे निकालते हैं वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आप उससे मल्टीप्लाई करें मोल को तो आंसर आपके पास ये निकल आएगा। नेक्स्ट मेरे पास है, वो कह रहा है कि अगर आपके पास हाउ मच अमोनिया इज नीडेड इन ग्राम, ये अमोनिया ग्राम में बताना है कि हमें कितनी चाहिए है। अगर हमने 1 ग्राम यूरिया बनाना हो, 1 किलोग्राम, तो कितना यूरिया बनाना है, 1 किलोग्राम। तो पहले तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं कि मैस उसने कितना दिया हुआ है, 1000 ग्राम। 1 किलो के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। उसके बाद हमने मोलर मास निकालना है यूरिया का, तो ये इसका फार्मूला है, हमने इस फार्मूले को लिखा और ये टोटल बनेगा 60 ग्राम पर मोल। मास भी निकल आया, मोलर मास भी निकल आया। तो हम पहले इनको कन्वर्ट करेंगे मोल के अंदर। तो इसके कितने मोल बनेंगे, ऊपर 1000 रखा, नीचे 60 रखा, डिवाइड किया तो 16.67 मोल बनेंगे, ठीक है। यूरिया का अगर 1 किलोग्राम हमने बनाना है तो उसके कितने मोल बनेंगे, 16.67 मोल। तो हमने बताना है इतना बनाने के लिए हमें अमोनिया कितनी चाहिए। तो हमें पता है कि अगर आपने
1 मोल यूरिया बनाना है तो फिर इक्वेशन के मुताबिक कितने अमोनिया के मोल चाहिए? 2 मोल। ये देखिए ना, 2 मोल चाहिए 1 मोल बनाने के लिए। और अगर मेरे पास इतने मोल हों जो हमने आंसर में निकाला है तो फिर हमें कितना अमोनिया चाहिए? आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमें इतने मोल किसके चाहिए होंगे? अमोनिया के चाहिए हैं। लेकिन उसने कहा है कि ये आंसर ग्राम में निकालना है आपने। तो ग्राम में कैसे निकालेंगे? आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके मोलर मैस से। तो अमोनिया का मोलर मैस कितना होता है वो आपको पता है कि 17 होता है। नाइट्रोजन का 14 और 3 नाइट्रोजन है तो 17 हो गया। तो इनको आपने कैलकुलेट करने से आपका आंसर ये निकल आएगा। नेक्स्ट है, आपने नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ़ एटम्स का निकालने का फार्मूला क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ। तो निकालने किसके हैं? अगर H2 के 3 ग्राम हो तो एटम निकालने हैं। तो 3 ग्राम वज़न है, साथ उसका मोलर मैस आपने निकाल लेना है H2 का। वो कितना होता है? वो 2 होता है। एक H का 1, 2 का 2 हो गया। फार्मूला क्या है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल निकालने का? ऊपर गिवन मैस जो उसने दिया हुआ है 3 ग्राम, नीचे जो आपने निकाला है वो, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है एवोगाड्रो नंबर से। तो ये आंसर आपके पास निकल आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्योंकि हमने एटम निकालने हैं तो हम पहले मॉलिक्यूल अभी हमने निकाले हैं। तो एटम निकालने का क्या तरीका है? जो मॉलिक्यूल निकले हैं ना, तो आप पहले देखें कि H2 के अंदर, एक H2 के अंदर कितने एटम हैं? तो H2 के अंदर सिर्फ 2 एटम है। ठीक है। तो ये 2 एटम एक मॉलिक्यूल के अंदर है। ठीक है। तो अब हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं वो ये दिए हुए हैं। इन मॉलिक्यूल्स को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा उतने इसके टोटल एटम पाए जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो पहले आपने मोल जितने उसने दिए हुए हैं, मोल पहले दिया हुआ है 3.4, उसमें तो हमने खुद मोल निकाले थे ना, यहाँ पे मोल पहले ही दिया हुआ है। तो आपने उस मोल को मल्टीप्लाई कर देना है एवोगाड्रो नंबर से, तो आपके पास क्या निकल आएगा? नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 2 हैं, यानी 2 एटम है। तो इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आपके टोटल एटम आ जाएंगे। ये आंसर आएगा 40.96। तो अब पॉइंट को हम पहले डिजिट पे लेके जाते हैं, तो ये क्योंकि हम आगे लेके गए तो यहाँ पे एक हमने ऐड कर दिया, 24 हो जाएगा। अब इसमें फिर 10 ग्राम दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, तो हमें पहले मोल निकालने पड़ेंगे, फिर मॉलिक्यूल के साथ हमें करना पड़ेगा। तो कैसे तरीका है कि ग्राम 10 ग्राम दिए हुए हैं, हमने इसका अब मोलर मैस निकाला, वो 180 निकला। तो मॉलिक्यूल निकालने का फार्मूला क्या है? गिवन मैस ऊपर रखा, मोलर मैस नीचे रखा, एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल आ गए हैं। तो अब हमने एटम निकालने हैं। तो एक मॉलिक्यूल में कितने पहले गिनो एटम कितने हैं? 6 कार्बन, 6 ऑक्सीजन, 12 हो गया, और 12 हाइड्रोजन, 24 एटम है एक मॉलिक्यूल में। और हमारे एटम मॉलिक्यूल कितने निकले हैं? इतने निकले हैं। आपने 24 को इससे मल्टीप्लाई करना और ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल्स आपके पास ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास 25 ग्राम CaCO3 हो और एग्जैक्ट HCl हो, तो आपने बताना है कि CaCl2 कितना बनेगा। ठीक है। तो इसका तरीका क्या है? आपको पता है कि 100 ग्राम लाइमस्टोन से कैल्शियम क्लोराइड बनता है 111 ग्राम, इक्वेशन की मदद से अगर आप देखते हैं तो। और अगर इसका मैं 1 ग्राम लेता हूँ, 1 ग्राम कर दूँ यहाँ पे, तो ये 100 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड हो गया। अब इसको हमने कितने ग्राम, उसने कहा है 25 ग्राम के मुताबिक करना है, तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपके पास 1.80 मोल इथाइल अल्कोहल हो, कि अगर इसके 1.80 मोल हों और वो बर्न करे ऑक्सीजन के साथ, तो आपको कितने मोल ऑक्सीजन के चाहिए ये आपने निकालना है। और फिर ये भी निकालना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बनेंगे। तो ये मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें आप देखें कि 1 मोल अगर इथाइल अल्कोहल का हो तो कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 3 मोल चाहिए। 1 मोल इथाइल अल्कोहल का हो तो कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 3 मोल। और अगर इसका 1.8 मोल हो जो उसने दिया हुआ है, तो फिर कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 3 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 1.8। ये 1 कहाँ से आया? ये इधर से 1 डिवाइड किया, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। तो कितने मोल निकल आए? 5.4 मोल्स। तो यही उसने पूछा था कि कितने मोल ऑक्सीजन के इस्तेमाल होंगे? 5.4 मोल इस्तेमाल होंगे। लेकिन उसने साथ ये भी पूछा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी। तो अगर 1 मोल इथाइल अल्कोहल है, ये देखें ना 1 मोल, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल बन रहे हैं।
तो अगर इसके 1.8 मोल होंगे तो फिर कितनी बनेगी, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना तो इतने मोल इसके बनेंगे। ये भी सेम उसी तरह क्वेश्चन है, हम इसको न्यूमेरिकल में भी डिस्कस, एमसीक्यूज में भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो कह रहा है कि अगर 3 मोल एल्यूमिनियम के हों तो O2 कितना बनेगा, ग्राम में बताना है। पहले इक्वेशन देखें, 4 मोल अगर ऑक्सीजन के हों तो फिर O2 के 3 मोल चाहिए होती हैं। यही बात है कि 4 मोल एल्यूमिनियम के हों तो कितनी ऑक्सीजन होती है, 3 मोल इस्तेमाल। और गैस करें अगर इसका 1 मोल होता तो फिर क्या होना था, आपने इस 4 को इधर ला के डिवाइड कर देना होता, 3/4, ठीक है। और लेकिन उसने हमें कितने दिए हुए हैं, उसने कहा है कि अगर मोल कितने हो, 0.3 मोल हो, ठीक है, 0.3 मोल इसके हों तो फिर कितने बनेंगे, तो आपने उससे मल्टीप्लाई करना है तो 0.225 मोल्स बनेंगे। समझ आ गई इस बात की। लेकिन आंसर हमने ग्राम में निकालना है, तो ग्राम में निकालने के लिए ये आपने क्या करना है कि एक ऑक्सीजन का जो मैस होता है वो 82 होता है, सॉरी 32 होता है, तो उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका ग्राम में आ गया। अगर आपको एग्जाम्पल्स में फिर भी इशू बन रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे पेड ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे आप अपने एग्जाम्पल्स या जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं आप हमारे साथ कांटेक्ट करके लाइव लेक्चर के थ्रू समझ सकते हैं, ताकि आपको इनमें कोई प्रॉब्लम ना बन सके। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, आपको अगर पीछे मेथड एक्सप्लेन हो चुका है तो आप उसकी मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस। क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा तेज़ी में अब डील करूँगा। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके पास एक इंसान को ना हाइड्रेटेड रहने के लिए समर के अंदर 8 गिलास पानी पीने चाहिए। अगर गैस करें कि एक गिलास जो है उसका वॉल्यूम है 400 सेंटीमीटर क्यूब, तो बताएं उसके कितने मोल उसको एक सिंगल एडल्ट इंसान को चाहिए होंगे। तो पहले आपको पता है वॉल्यूम उसने कितना दिया हुआ है, 400 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। गिलास कितने हैं, 8 गिलास हैं, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 3200 ग्राम ये इसका, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम निकल आया। अब आपने मैस निकालना है, उसने मैस पूछा हुआ है, तो मैस क्या है, मोल सॉरी पूछे हुए हैं, तो पहले मैस निकाल लेते हैं। मैस निकालने का क्या तरीका है, आपने इस वॉल्यूम को वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 3200 हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब जो है ना इसका वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई किया तो आंसर 3200 ही आ गया, ये ग्राम निकल आए। तो अब ग्राम से हम मोल आसानी से निकाल सकते हैं। ग्राम 3200 हैं जो ऊपर रखा, और वाटर का अपने मोलर मैस कितना होता है वो 18 होता है, डिवाइड किया तो ये आपके पास इतने मोल एक इंसान को पानी के चाहिए होते हैं एक दिन में। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी बन सकता है। नेक्स्ट है वो कहता है कि केमिकल फार्मूला फॉर सैंड जो है ना वो SiO2 है, लेकिन ये फिर भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं पाया जाता जैसे वाटर पाया जाता है, तो इसको आप एक्सप्लेन करें इसके फॉर्मूले को। तो याद रखिएगा इसका स्ट्रक्चर जो है सैंड का, ये हम चैप्टर नंबर 3 में भी डिस्कस कर चुके हैं कि सैंड के रिप्रेजेंट करता है इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है, रेशो जो है सिलिकॉन टू ऑक्सीजन एटम इन इट्स स्ट्रक्चर, वेयर ईच सिलिकॉन एटम, हर सिलिकॉन एटम जो है वो कोवलेंटली बॉन्ड बनाता है 4 ऑक्सीजन एटम से, और शक्ल कौन सी इसकी बनती है, टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट बनती है। और हर ऑक्सीजन जो है वो शेयर करता है 2 सिलिकॉन एटम को आपस में। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को जो एक्सपेरिमेंट की मदद से हमने रिवील किया वो क्या है कि एक टेक्नोलॉजी है एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी, वो हमें इस बात को रिवील करती है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम इन क्रिस्टल लेटस में इसकी अरेंजमेंट कैसे है, एटम जुड़े हुए कैसे हैं। इसके बाद एलिमेंटल एनालिसिस जो है वो बताती है कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ सिलिकॉन और ऑक्सीजन को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन की अमाउंट को। फिर मैस स्पेक्ट्रोमेट्री हमें बताएगी कि इसका वज़न क्या होगा, मेजर करेंगे मैस ऑफ सिलिकॉन कितने वज़न का है उसका और ऑक्सीजन कितने वज़न में है। फिर हम इसकी एक सिंपलेस्ट रेशो बनाएंगे जैसे 1:2, जिससे हमारे पास ये क्या निकलेगा, एक फार्मूला इसका निकल आएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।